दो चार चैप्टर मिलेंगे जो औकात से ज़्यादा लंबे हैं, क्योंकि उनमें वास्तव में बहुत सारी जानकारी, जैसे एक चैप्टर ये है, एक चैप्टर मिलेगा इवोल्यूशन, एक चैप्टर मिलेगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो सामान्य से ज़्यादा बड़े चैप्टर हैं और सूचनाएं बहुत हैं। जैसे इसमें सूचना है ही, रोज कुछ ना कुछ नया ही पता चल रहा है। चलिए, तो हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स, प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे और उसमें हमने दो प्रकार की प्रतिरक्षा प्रकार देखे थे, मतलब प्रक्रिया देखी थी, एक CMI और एक AMI। दोनों को दर्शाने के लिए हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था, याद आ रहा है फ्लो चार्ट? अब पहली हेडिंग डालो CMI, पहली हेडिंग डालो CMI। CMI कोशिका के माध्यम से मिलने वाली प्रतिरक्षा, कोशिका के माध्यम से मिलने वाली प्रतिरक्षा, कोशिका के माध्यम से मिलने वाली प्रतिरक्षा लिखो। इस प्रतिरक्षा के लिए टी लिम्फोसाइट्स, इस प्रतिरक्षा के लिए टी लिम्फोसाइट्स कार्य करती हैं। इस प्रतिरक्षा के लिए टी लिम्फोसाइट्स कार्य करती हैं। अगला पॉइंट, थाइमस में विभेदन के बाद, थाइमस में विभेदन के बाद बनने वाली कोशिका को विभेदन के बाद बनने वाली कोशिका को सहायक टी कोशिका कहते हैं। कोशिका को सहायक टी कोशिका कहते हैं, सहायक टी कोशिका कहते हैं। हेल्पर टी सेल या सहायक टी कोशिका लिखो। ये कोशिका पैथोजन का रासायनिक आकलन करती है। ये कोशिका पैथोजन का रासायनिक आकलन करती है। जिसके बाद क्लोनल विभाजन से, जिसके बाद क्लोनल विभाजन से, क्लोनल विभाजन से ये निम्न कोशिकाओं, क्लोनल विभाजन से ये निम्न कोशिकाओं का निर्माण करती है। पहला टीके सेल या टीसी सेल, पहला टीके सेल या टीसी सेल, मारक टी कोशिका, पहला टीके सेल या टीसी सेल, मारक टी कोशिका, मारक टी कोशिका लिखो। रासायनिक आकलन से प्राप्त सूचना, रासायनिक आकलन से प्राप्त सूचना के आधार पर, रासायनिक आकलन से प्राप्त सूचना के आधार पर ये कोशिका, रासायनिक आकलन से प्राप्त सूचना के आधार पर ये कोशिका पैथोजन का भक्षण करती है।
पैथोजन का भक्षण करती है। पैथोजन का भक्षण करती है, इसलिए इसे मारक कोशिका कहते हैं। पैथोजन का भक्षण करती है, इसलिए इसे मारक कोशिका कहते हैं। दूसरा है टीएस सेल। दूसरा है टीएस सेल। टीएस सेल संदमक टी कोशिका। टीएस सेल सप्रेसर टी सेल, संदमक टी कोशिका, सप्रेसर टी सेल, संदमक टी कोशिका, सप्रेसर टी सेल। लिखो, ये कोशिका भक्षण क्रिया के बाद मारक कोशिका, ये भक्षण क्रिया के बाद मारक कोशिका को संदमित करती है। मारक कोशिका को संदमित करती है, जिससे मारक कोशिका को संदमित करती है, जिससे वो शरीर की कोशिकाओं को नष्ट ना करे, जिससे वो शरीर की कोशिकाओं को नष्ट ना करे। अगला पॉइंट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपार्जित प्रतिरक्षा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपार्जित प्रतिरक्षा शारीरिक ऊतकों और बाहरी उपार्जित प्रतिरक्षा शारीरिक ऊतकों और बाहरी कोशिकाओं में भेद कर सकती है। बाहरी कोशिकाओं में भेद कर सकती है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र ये पहचान सकता है कि कौन सी कोशिका शरीर की है और कौन सी कोशिका बाहर से आई है, भेद कर सकती है। टीएस सेल। तीसरा लिखो टीएम सेल। स्मृति टी कोशिका या मेमोरी टी सेल्स। स्मृति टी कोशिका या मेमोरी टी सेल्स। स्मृति टी कोशिका या मेमोरी टी सेल लिखो। ये उस पैथोजन की रासायनिक सूचना को संग्रहित करती है। ये उस पैथोजन की रासायनिक सूचना को संग्रहित करती है, जिससे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर द्वितीयक प्रतिक्रिया दी जा सके। आवश्यकता पड़ने पर द्वितीयक प्रतिक्रिया दी जा सके। कौन सी कोशिका हो गई? मेमोरी टी सेल, जिसे कहते हैं टीएम सेल। ठीक है। अच्छा, सीएमआई प्रतिरक्षा तंत्र का 70% भाग बनाता है। ये लिख लो, सीएमआई पॉइंट बना के लिखना। सीएमआई प्रतिरक्षा तंत्र का 70% भाग बनाता है। प्रतिरक्षा तंत्र का 70% भाग बनाता है। अगला हेडिंग लिखो एएमआई।
AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी लिखो, एंटीबॉडी के माध्यम से मिलने वाली प्रतिरक्षा। एंटीबॉडी के माध्यम से मिलने वाली प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी के माध्यम से मिलने वाली प्रतिरक्षा लिखो। इसके लिए बी लिम्फोसाइट्स, इसके लिए बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं, इसके लिए बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं कार्य करती हैं। बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं कार्य करती हैं। अगला पॉइंट, सहायक टी कोशिका से, सहायक टी कोशिका से पैथोजन की सूचना प्राप्त कर, पैथोजन की सूचना प्राप्त कर सहायक बी कोशिका, सहायक बी कोशिका क्लोनल विभाजन करती है, क्लोनल विभाजन करती है, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्लोनल विभाजन करती है जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। नंबर 1, नंबर 1 प्लाज्मा सेल, नंबर 1 प्लाज्मा सेल कैसे बनी है भाई? सहायक बी कोशिका के विभाजन से। प्लाज्मा सेल को लेकर महत्वपूर्ण बात एक है, दो बातें हैं। एक कि एक ऐसी विशेष कोशिका है जिसका जो केंद्रक है वो बड़ा ही विशेष आकार का पाया जाता है। केंद्रक जैसे प्लाज्मा सेल का केंद्रक जो है पहिए की आकृति के समान होता है। पहिया जानते हो, बैलगाड़ी का पहिया, वही जो व्हील सर्फ के ऊपर जो बना हुआ था ना, व्हील डिटर्जेंट के ऊपर, है ना। तो ऐसा पहिए की आकृति वाला केंद्रक होता है और ऐसी आकृति वाले केंद्रक केवल 2 कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में केवल 2 ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें पहिए के आकृति के केंद्रक पाए जाते हैं। यानी केंद्रक कैसा होगा? ऐसा हो गया गोल, ऐसा, ठीक है। पहिए की आकृति का केंद्रक पाया जाता है। कौन सी 2 कोशिकाएं हैं जिसमें पहिए की आकृति का केंद्रक मिलता है? पूरी दुनिया में केवल 2 ही हैं। एक तो यही है, दूसरा नाम सुना है? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। दोनों फेमस हैं। इससे बीमारी होती है और ये बीमारी से बचाता है क्योंकि ये एंटीबॉडी का स्राव करता है। तो महत्वपूर्ण इसको लेकर कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट। तो लिखो, प्लाज्मा सेल्स में पहिए की आकृति का केंद्रक, प्लाज्मा सेल्स में पहिए की आकृति का केंद्रक, पहिए की आकृति का केंद्रक पाया जाता है। पहिए की आकृति का केंद्रक पाया जाता है। पहिए की आकृति का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। लिखो, ये कोशिका एंटीबॉडी, ये कोशिका एंटीबॉडी का स्राव करती है।
एंटीबॉडी का स्राव करती है जो 5 प्रकार की पाई जाती है। एंटीबॉडी का स्राव करती है जो 5 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की? 5। कौन कौन सी? IgG, AMDE। और ये इसका घटता हुआ प्रतिशत है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा किसकी? सबसे कम किसकी? E की। लिख लो GAMDE, जो 5 प्रकार की पाई जाती है GAMDE, या तो पूरा नाम लिखो IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। GAMDE लिखो। ये इसकी प्रतिशत मात्रा का घटता हुआ क्रम है। ये इसकी प्रतिशत मात्रा का घटता हुआ क्रम है। प्रतिशत मात्रा का घटता हुआ क्रम है। ठीक है। अब एंटीबॉडी काम कैसे करते हैं, तभी तो ये समझ में आएगा। एंटीबॉडी के काम करने का तरीका क्या है, इनके काम करने के तरीके को समझो। हमने पढ़ा CMI 70% भाग बनाता है, AMI 20% भाग बनाता है। लेकिन AMI काम कैसे करता है? जैसे मान लो हमारे शरीर में कोई पैथोजन प्रवेश कर गया, ठीक है। अब इस पैथोजन के प्रवेश करने की सूचना CMI को भी मिलेगी और AMI को भी मिलेगी। CMI काम कैसे करेगा वो तो हमने समझ लिया कि भक्षण क्रिया करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा। लेकिन AMI काम कैसे करेगा इसको समझो। जो एंटीबॉडी होते हैं इनका एक बेसिक आकार जो है वो Y आकार होता है। ABCD पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? अरे आज तक ABCD तो पढ़ाई की होगी। A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, पढ़ा तो होगा। हाँ? कि अलग ABCD पढ़ा है? हाँ। A फॉर एरिस्टोक्रेट, B फॉर ब्लेंडर स्प्राइट, C फॉर शिवास रीगल, D फॉर डायरेक्टर्स चॉइस। ऐसा कुछ अलग पढ़ा क्या ABCD? नहीं पढ़ा है? चलो, तो एंटीबॉडी का आकार कैसा होता है? Y आकार। ये बना किसका होता है? प्रोटीन का। कितने प्रकार का होता है? 5। अब ये एंटीबॉडी क्या करता है? हमें मालूम है एंटीबॉडी किसके लिए विशेष बनता है? एंटीजन के लिए। ये विशेष बनता है किसके लिए? एंटीजन के लिए। अब जैसा पैथोजन आया है और उसके ऊपर जो प्रोटीन होगा वही प्रोटीन एंटीजन है, उसी के लिए बना है कौन? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जाएगा और उस पैथोजन से, यानी पैथोजन पर जो प्रोटीन उपस्थित होगा उस प्रोटीन से जुड़ जाएगा और उसको पूरी तरह से ढक देगा। इस प्रकार से ढक देगा कि चारों तरफ से उसको लपेट दिया। अब ये जो पैथोजन है ये शरीर की कोशिका के संपर्क में आ ही नहीं पा रहा है। कोशिका के संपर्क में, क्योंकि यही वो संक्रमक प्रोटीन है जिसकी मदद से ये किसके संपर्क में आता? कोशिका के अंदर प्रवेश करता। लेकिन एंटीबॉडी ने उसको ढक दिया। अब ये कोशिका के संपर्क में आ ही नहीं पा रहा, क्योंकि अब बीच में क्या है? एंटीबॉडी। तो संपर्क में आ ही नहीं पाएगा। जैसे मान लो कोई बदमाश हो जो बहुत बदमाशी कर रहा है, उसका हाथ पैर बांध के रूम में पटक दो, बिना खाना खाए
बिना पानी दिए, भूखे मर जाएगा। तो इनने क्या किया, इसको पूरे तरह से बांध दिया। अब वो बेचारे को खाना नहीं मिल रहा, क्योंकि खाना कब मिलेगा, जब वो कोशिका के अंदर जाएगा। भूखे प्यासे वो कोशिका जो पैथोजन है वो मर गया। एक दूसरा, इसी तरीके में कि अगर मान लो उसके पास रिजर्व फूड है कि नहीं, तुम तो हमको बांध दियो, कोई दिक्कत नहीं, हम साल भर ऐसे ही रह लेंगे, तो कहेगा अच्छा। ले जाएगा किसके पास, बांध बूंद के ले जाए किसके पास, कहेगा जहां पना तोहफा कबूल करो। वो तो खाली बैठा है, भूखा ही बैठा है वो, उसका नाम ही है भक्षक कोशिका। क्यों भक्षण करेगा, किसका, जो ये खाना लाया उसको भी खाएगा और इसको भी खाएगा। कहेगा आओ, बहुत देर से हम बैठे थे, कोई मिल नहीं रहा था। ये घटोत्कच टाइप का है, ये घटोत्कच जानते हो ना, हाँ वैसा ही है। तो ये ले जाएगा उसके पास और वो करेगा उसका भक्षण। कि भाई कोई बदमाश है, उसको तुमने पकड़ लिया, हाथ पैर बांध दो, उसको बड़े बदमाश के पास ले जाओ, बोलो तुम्हारा इलाज वही करेंगे। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा ये है कि उसको बांध दिया, काम करने का तरीका एक ही है, माध्यम मतलब तरीका अलग अलग, माध्यम एक ही है। उसको बांध दिए, बांधने के बाद उसको यूरिन के रास्ते, रक्त में था, रक्त से भेज दिए कहाँ, यूरिन में, और यूरिन के रास्ते पैथोजन बाहर। तो वो पैथोजन जो है किसके संपर्क में नहीं आ पाया, कोशिका के। अब उसके ऊपर जो आवरण बना देते हैं तो इसे कहा जाता है ऑप्सोनाइजेशन। क्या कहा जाता है, आवरण बना दिया और उसको यूरिन के रास्ते बाहर भेज दिया, इसे बोलेंगे क्या, ऑप्सोनाइजेशन। आवरण बना के ले गए किसके पास, तो उसे बोला जाएगा न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, ये न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण जो है, ये केमिस्ट्री वाला नहीं है। मेडिकल टर्म में या सामान्य भाषा में न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है खत्म कर देना, कि द थ्रेट हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। ये ऐसा नहीं बोलते हैं कि उसको मार डाला, बोलते हैं द थ्रेट हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। तो ये तरीका है जिससे कौन काम करता है, एंटीबॉडी। आगे बात समझ में, तो लिखो एंटीबॉडी के कार्य करने की विधि। एंटीबॉडी के कार्य करने की विधि सामान्यतः दो प्रकार की पाई जाती है। एंटीबॉडी के कार्य करने की विधि सामान्यतः दो प्रकार की पाई जाती है। सामान्यतः दो प्रकार की पाई जाती है। पहला लिखो ऑप्सोनाइजेशन। पहला है ऑप्सोनाइजेशन। देखो, इस क्रिया में एंटीबॉडी पैथोजन, इस क्रिया में एंटीबॉडी पैथोजन के एंटीजन से जुड़कर, इस क्रिया में एंटीबॉडी पैथोजन के एंटीजन से जुड़कर एक आवरण बना लेते हैं। जुड़कर एक आवरण बना लेते हैं जिससे पैथोजन कोशिका के संपर्क में नहीं आ पाता, जिससे पैथोजन कोशिका के संपर्क में नहीं आ पाता, जिससे पैथोजन कोशिका के संपर्क में नहीं आ पाता तथा पैथोजन कोशिका के संपर्क में नहीं आ पाता तथा उसके ऊपर तथा उस पर संक्रमण नहीं कर पाता, तथा उस पर संक्रमण नहीं कर पाता।
संक्रमण नहीं कर पाता एवं यूरिन के मार्ग से पैथोजन शरीर के बाहर यूरिन के मार्ग से पैथोजन शरीर के बाहर यूरिन के मार्ग से पैथोजन शरीर के बाहर प्रेषित हो जाता है। पैथोजन शरीर के बाहर प्रेषित हो जाता है। दूसरा लिखो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लिखो न्यूट्रलाइजेशन। दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन। लिखो, इस क्रिया में आवरण बनाने के बाद एंटीबॉडी पैथोजन को मारक कोशिका तक ले जाती हैं। एंटीबॉडी पैथोजन को मारक कोशिका तक ले जाती हैं। पैथोजन को मारक कोशिका तक ले जाती हैं। कहाँ तक ले जाती हैं? मारक कोशिका तक ले जाती हैं, जहाँ उनका भक्षण होता है। जहाँ उनका भक्षण होता है। ये हो गया। चलो, अब आते हैं एंटीबॉडी की संरचना। हेडिंग डालो, एंटीबॉडी की संरचना। ये लिख लिया, CMI प्रतिरक्षा तंत्र का 20% भाग बनाता है। लिख लो, कहीं जगह होगी तो लिख लेना। CMI प्रतिरक्षा तंत्र का 20% भाग बनाता है। तो ये दोनों मिलकर कितना बनाते हैं? सॉरी, AMI प्रतिरक्षा तंत्र का 20% भाग बनाता है। CMI 70%, AMI 20%, दोनों मिलकर 90, तो 10% इननेट इम्यूनिटी। 10% कौन? इननेट इम्यूनिटी। ठीक है।
हो गया, बन गया। चलो भाई लिखो। चलो ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को, फिर बनाना अभी टाइम देंगे, है ना। जब हम एंटीबॉडी को देखेंगे तो एंटीबॉडी कैसा दिखता है? वाई आकार का दिखता है। कैसा है आकार? वाई आकार। और प्रोटीन का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन आकार जब देखेंगे तो इसमें 4 प्रोटीन की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कितनी? 4। 2 छोटी, 2 बड़ी। जो छोटी श्रृंखला होती है उसका नाम है लाइट चेन। ये नीले रंग की देख रहे हो, यहाँ और यहाँ, ये इसे क्या बोलते हैं? लाइट चेन। 2 बड़ी श्रृंखला होती है जिसे बोलते हैं हैवी चेन। तो लाइट कितनी? 2 छोटी और 2 बड़ी, यानी लाइट 2 और हैवी 2। और लाइट 2 और हैवी 2, तो इसे H2L2 भी कहा जाता है। हैवी 2, लाइट 2। तो एंटीबॉडी का एक और नाम है H2L2। अब इस संरचना में देखेंगे तो वाई शेप दिख रहा है, और इसमें जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं हैं ये आपस में जुड़ी हैं किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इन श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ता है कौन? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये जो हैवी प्रोटीन है, यानी जो हैवी चेन है, उसमें ऊपर N टर्मिनल एंड और नीचे C टर्मिनल एंड। प्रोटीन की संरचना याद करो। प्राथमिक प्रोटीन की संरचना में जिधर अमीनो समूह मुक्त होता है उसे N टर्मिनल एंड, जिधर कार्बोक्सिलिक समूह मुक्त होता है उसे C टर्मिनल एंड कहा जाता है। तो ये N और ये C। आई बात समझ में? अब बात आती है कि सर ये जो प्रोटीन की श्रृंखलाएं हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हैं, और डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है? ध्यान से देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहला स्थान है हैवी चेन की संरचना के अंदर, यानी हैवी चेन के ही एक भाग को उसी के दूसरे भाग से जोड़ता है। ये हैवी चेन है और उसी की संरचना में है, एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है, यानी विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ हैवी चेन, हैवी चेन की संरचना में। दूसरा हैवी चेन को हैवी चेन से जोड़ता है। ये देखो, एक हैवी चेन को एक बड़ी श्रृंखला को दूसरी बड़ी श्रृंखला से जोड़ता है। तीसरा भाग कहाँ पर है? जो छोटी श्रृंखला है उसकी संरचना के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है, यानी संरचना के अंदर। छोटी श्रृंखला को बड़ी श्रृंखला से भी जोड़ता है, लेकिन छोटी श्रृंखला को छोटी श्रृंखला से नहीं जोड़ता। समझ में आ रही बात? लाइट चेन और लाइट चेन के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता। लाइट चेन और
हैवी चेन के बीच होता है, हैवी चेन और हैवी चेन के बीच होता है, विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ हैवी चेन, यानी हैवी चेन की संरचना के अंदर, लाइट चेन की संरचना के अंदर। लेकिन कहाँ नहीं होता? लाइट चेन और लाइट चेन के बीच नहीं होता, यानी एक छोटी श्रृंखला को दूसरी छोटी श्रृंखला से नहीं जोड़ता। पूछा जाता है तो ये। अच्छा, किनारे पर होता है एक्टिव साइट, तो एक एक्टिव साइट इधर यानी एक एंटीजन इधर जुड़ेगा, एक एक्टिव साइट इधर यानी एक एंटीजन इधर जुड़ेगा। दोनों एक्टिव साइट अलग अलग एंटीजन से जुड़ने में सहायता करेंगे। तो एक्टिव साइट होगा तो अलग अलग एंटीजन के लिए एक्टिव साइट क्या होगा? अलग अलग होगा, और इसीलिए इस भाग को बोलते हैं वेरिएबल पार्ट। क्या बोलते हैं? वेरिएबल पार्ट। और नीचे वाला जो भाग है वो सभी एंटीबॉडी में एक समान होगा, और इसीलिए उसे बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट। तो वेरिएबल भाग वो होता है जिस भाग में जिस भाग में एक्टिव साइट होता है, क्योंकि एक्टिव साइट होगा तो अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एक्टिव साइट होगा, जो भिन्न होगा अलग अलग एंटीबॉडी में, और इसीलिए उस भाग को बोलते हैं वेरिएबल पार्ट। तो ये जो डॉटेड लाइन के ऊपर जो दिख रहा है ये वेरिएबल पार्ट है, और उसके नीचे वाला जो पार्ट है जिसको बोल रहे हैं कांस्टेंट पार्ट या नॉन वेरिएबल पार्ट। कांस्टेंट पार्ट या नॉन वेरिएबल पार्ट। तो लिखो कि एंटीबॉडी की संरचना अल्फाबेट वाई, एंटीबॉडी की संरचना अल्फाबेट वाई के आकार की होती है, अल्फाबेट वाई के आकार की होती है। एंटीबॉडी की संरचना अल्फाबेट वाई के आकार की होती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है, तथा इसमें 4 प्रोटीन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, तथा इसमें 4 प्रोटीन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। 2 छोटी श्रृंखला जिसे लाइट चेन कहते हैं, 2 छोटी श्रृंखला जिसे लाइट चेन कहते हैं, 2 छोटी श्रृंखला जिसे लाइट चेन कहते हैं, तथा 2 बड़ी श्रृंखला, 2 छोटी श्रृंखला जिसे लाइट चेन कहते हैं, तथा 2 बड़ी श्रृंखला जिसे हैवी चेन कहा जाता है। 2 बड़ी श्रृंखला जिसे हैवी चेन कहा जाता है। 2 बड़ी श्रृंखला जिसे हैवी चेन कहा जाता है। हैवी चेन कहा जाता है। इसलिए एंटीबॉडी को H2L2 भी कहते हैं। इसलिए एंटीबॉडी को H2L2 भी कहते हैं। इसलिए एंटीबॉडी को H2L2 भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? H2L2। अगला पॉइंट, इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को जोड़ने के लिए इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को जोड़ने के लिए इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को जोड़ने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड जोड़ने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड जोड़ने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं जो निम्न स्थानों पर उपस्थित होते हैं। जो निम्न स्थानों पर उपस्थित होते हैं। नंबर 1, जो निम्न स्थानों पर उपस्थित होते हैं। नंबर 1,
बड़ी श्रृंखला के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ते हैं। बड़ी श्रृंखला के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ते हैं। बड़ी श्रृंखला के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ते हैं। बड़ी श्रृंखला के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ते हैं। नंबर 2, छोटी श्रृंखला के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ते हैं। छोटी श्रृंखला के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ते हैं। छोटी श्रृंखला के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ते हैं। नंबर 3, एक बड़ी श्रृंखला को दूसरी बड़ी श्रृंखला से जोड़ते हैं। एक बड़ी श्रृंखला को दूसरी बड़ी श्रृंखला से जोड़ते हैं। नंबर 4, बड़ी श्रृंखला को छोटी श्रृंखला से जोड़ते हैं। नंबर 4, बड़ी श्रृंखला को छोटी श्रृंखला से जोड़ते हैं। तो यही वो 4 स्थान हैं जहां ये पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। लेकिन हमें कहाँ नहीं पाया जाता है या किसको नहीं जोड़ता है वो भी नोट करना है। तो अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना, ये छोटी श्रृंखला को दूसरी छोटी श्रृंखला से नहीं जोड़ते हैं। और नहीं को अंडरलाइन कर लेना, ये छोटी श्रृंखला को दूसरी छोटी श्रृंखला से नहीं जोड़ते हैं। नहीं जोड़ते हैं। तो एंटीबॉडी के दोनों छोर पर एक एक एक्टिव साइट उपस्थित है। तो लिख लो, एंटीबॉडी के दोनों छोर पर एक एक एक्टिव साइट। एंटीबॉडी के दोनों छोर पर एक एक एक्टिव साइट। एंटीबॉडी के दोनों छोर पर एक एक एक्टिव साइट। एक एक एक्टिव साइट उपस्थित होता है। एक एक एक्टिव साइट उपस्थित होता है जिसकी सहायता से एक एक एक्टिव साइट उपस्थित होता है जिसकी सहायता से ये एंटीजन से जुड़ता है। अगला पॉइंट, एक्टिव साइट वाले भाग को वेरिएबल पार्ट। एक्टिव साइट वाले भाग को वेरिएबल पार्ट। एक्टिव साइट वाले भाग को वेरिएबल पार्ट कहा जाता है। वेरिएबल पार्ट कहा जाता है जो एंटीबॉडी में भिन्न होता है। जो एंटीबॉडी में भिन्न होता है, वेरिएबल पार्ट कहा जाता है जो एंटीबॉडी में भिन्न होता है। अगला पॉइंट, निचले भाग को कांस्टेंट पार्ट कहते हैं। निचले भाग को कांस्टेंट पार्ट कहते हैं जो सभी एंटीबॉडी में एक समान होता है। कांस्टेंट पार्ट कहते हैं जो सभी एंटीबॉडी में एक समान होता है। ठीक है, कुछ विशेष बातें हैं 2-4 जो लिखनी है। एक तो वही, 2 तो हमने लिखा है कि माता से शिशु में कौन कौन से एंटीबॉडी जाते हैं? IgG और IgA, ये अपन ने पढ़ा हुआ है ना, तो इसी को थोड़ा सा रिपीट करते हैं। ठीक है,
चलो भाई, लिखो कि IgG एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी प्लासेंटा के सापेक्ष वेग करके, IgG एंटीबॉडी प्लासेंटा के सापेक्ष वेग करके, प्लासेंटा के सापेक्ष वेग करके माता से भ्रूण में प्रवेश करती है, माता से भ्रूण में प्रवेश करती है। दूसरा लिखो, अगला पॉइंट, IgA एंटीबॉडी, IgA एंटीबॉडी स्त्रवित हो रहे दुग्ध के माध्यम से, IgA एंटीबॉडी स्त्रवित हो रहे दुग्ध के माध्यम से, IgA एंटीबॉडी स्त्रवित हो रहे दुग्ध के माध्यम से माता से नवजात शिशु में, स्त्रवित हो रहे दुग्ध के माध्यम से माता से नवजात शिशु में प्रवेश करता है। अगला पॉइंट, IgM एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी सबसे बड़े आकार का, IgM एंटीबॉडी सबसे बड़े आकार का एंटीबॉडी है जो, IgM एंटीबॉडी सबसे बड़े आकार का एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा के सापेक्ष वेग नहीं कर पाता, जो प्लासेंटा के सापेक्ष वेग नहीं कर पाता। और अगला पॉइंट, IgE एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी कौन सा एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी शरीर में एलर्जी क्रियाओं, शरीर में एलर्जी क्रियाओं को उत्पन्न करने के लिए कार्य करता है, एलर्जी क्रियाओं को उत्पन्न करने के लिए कार्य करता है, एलर्जी क्रियाओं को उत्पन्न करने के लिए कार्य करता है। अब एलर्जी क्रियाओं को कैसे उत्पन्न कराता है, ये महत्वपूर्ण कार्य है। ये बेसोफिल कोशिका और मास्ट कोशिका के साथ मिलकर हिस्टामिन का स्राव कराते हैं, जिससे शरीर में एलर्जी क्रिया बढ़ती है। तो लिखो, ये बेसोफिल कोशिका तथा मास्ट कोशिका के साथ मिलकर ये बेसोफिल कोशिका तथा मास्ट कोशिका के साथ मिलकर हिस्टामिन का स्राव कराते हैं, हिस्टामिन का स्राव कराते हैं, जिससे शरीर में एलर्जी की क्रिया बढ़ती है, जिससे शरीर में एलर्जी की क्रिया बढ़ती है, जिससे शरीर में एलर्जी की क्रिया
बढ़ती है। तो एलर्जी के लिए ना ये मिलकर काम करते हैं, 4 घटक। कौन कौन? IgE, बेसोफिल, मास्ट सेल, हिस्टामिन। हिस्टामिन कहाँ से स्रावित होगा? मास्ट सेल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एलर्जी के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, तो उसमें 4 नाम याद रखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एलर्जी के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, तो 4 नाम याद रखना। IgE, बेसोफिल, मास्ट सेल और मास्ट सेल से स्रावित होने वाला हिस्टामिन। अगली हेडिंग डालो, फैगोसाइटोसिस या भक्षण। अगली हेडिंग फैगोसाइटोसिस या भक्षण। अच्छा, ऐसे पुराने बच्चे कितने हैं, रिपीटर बच्चे, जो मुझसे ये चैप्टर पहले एक बार पढ़ चुके हैं? ये वाला चैप्टर जो मुझसे एक बार पढ़ चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और पुराने बच्चे 8। पुराने बच्चे कितने हैं जो पिछले साल थे लेकिन मुझसे ये चैप्टर नहीं पढ़े थे? 1 2 3 4, ठीक है, लगभग बराबर है। अगला हेडिंग भाई देखो, ये वो चैप्टर है जो मेडिकल साइंस में आपका बेस बनाएगा, चाहे आप किसी फील्ड में चले जाओ मेडिकल से रिलेटेड, चाहे आप पैरामेडिकल में जाओ, होम्योपैथी में जाओ, आयुर्वेदिक में जाओ, वेटनरी में जाओ, नर्सिंग में जाओ, फिजियोथेरेपी में जाओ, MBBS में जाओ, आज जाओ 20 साल बाद जाओ, यही वो चैप्टर है जो आपका बेस बनाएगा। तो इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं और बहुत बेसिक बातें हैं, तो ध्यान से अपने को सुनना है और समझना है। मिटा दें। अब एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उसमें इतनी ही इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन नीट में सेलेक्ट होने के लिए यानी MBBS में सेलेक्ट होने के लिए हमें कम से कम इतनी जाननी। अंबार है जानकारियों का। जैसे एंटीबॉडी ही पढ़ाने लगे तो 3 दिन लगेगा एंटीबॉडी पढ़ाने, लेकिन वो तुम्हारे काम का, तुम्हें कुछ अब इसके ज़्यादा कोई मतलब नहीं। अब कोई मान लो अगर आ जाए तुमसे बोले कि अरे 5 तरह की एंटीबॉडी, प्रतिशत बताओ सबका, नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। बस ये पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि सबसे ज़्यादा कौन और सबसे कम कौन, प्रतिशत आपसे नहीं। तो जानकारियां तो बहुत सारी कि सबका प्रतिशत लिखो, किसकी प्रतिक्रिया में ये उत्पन्न होती हैं ये लिखो, तो इतना जानना है। इतना जान लोगे ना तो नीट में ये मान लो कि तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा। बंटाधार मतलब हम बेड़ा पार, बंटाधार बोल रहा हूं मैं, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और ज्यादा जाने तो बंटाधार हो जाएगा, सीधी सी बात है। ज्यादा जानकारी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, इतना तो जानना ही है। ये कम से कम है, एकदम न्यूनतम, इससे कम भी नुकसान पहुंचाएगा। आगे आते हैं, फैगोसाइटोसिस या भक्षण। अब भक्षण मैं इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि ये 2-3 अलग अलग क्रियाओं का उल्लेख यहां पर मिलेगा।
और जब अगर गलती से MBBS में पहुंच जाओगे ना, गलती से पहुंचोगे ना, कितने लोग गलती से पहुंचोगे? नहीं, हर साल ऐसा होता है। मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं कि देखो, अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं साफ बता रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे हमें ऐसा 100% भरोसा होता है। हाँ ठीक है, ये बढ़िया रास्ते पे चल रहा है, इसने अपना सही पेस बना कर रखा है, ये बढ़िया कर ले जाए। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से ऐसे होते हैं कि हाँ यार ये तो सेलेक्ट हो जाएगा, थोड़े नंबर कम आएंगे लेकिन सेलेक्ट हो जाएगा, वो निराश कर देते हैं। ऐसे हर साल ऐसे लगभग 15 से 20 बच्चे होते हैं जो योग्य होते हैं, मेहनती भी होते हैं। योग्य क्या मतलब? MBBS बनने योग्य हैं, मेहनती भी हैं, लेकिन दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। और दिमाग ज़्यादा लगाना अभी इस समय हानिकारक होता है। लगाओ दिमाग, जो बताया जा रहा है उतने में लगाओ, उससे बाहर लगाओगे तो फिर खेल गड़बड़ हो जाएगा। नहीं लगाओगे तब भी गड़बड़ होगा। MBBS की एक पढ़ाई है ना, एक फॉर्मेट है, उसकी तैयारी का भी एक फॉर्मेट है। आपको उस फॉर्मेट में रहकर सीखना है। जब सीख लो उसके बाद दिमाग लगाओ, अभी नहीं। अभी फॉलोअर बनो। क्या बनो? इंस्टाग्राम वाला फॉलोअर नहीं, एकेडमिक फॉलोअर, कि जो बोला जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसको अनुसरण करते चलो, बहुत कुछ सीखोगे। अपना तो तुमने 10-12 साल लगाया है ना, 10-12 साल तो अपना ही लगाया है। 1-8 साल मत लगाओ, देखो क्या परिवर्तन आता है। तो हर साल 15-20 बच्चे ऐसे होते हैं जो हमको मालूम होता है कि यार इनको सेलेक्ट हो जाना था, लेकिन खुद की मूर्खता की वजह से, मूर्खता नहीं बोलूँगा इसको, मैं उत्सुकता बोलूँगा, क्यूरियोसिटी, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाते हैं। इस बार भी हमारे पास एक बहुत अभी ताज़ा एक केस आया है। ताज़ा केस क्या है कि एक बहुत बढ़िया बच्चा, पढ़ने वाला, बहुत अच्छा बच्चा, अपना दिमाग लगाने लगा। मैंने उसको 1 बार मना किया, 2 बार मना किया, मैंने कहा अपना दिमाग मत लगा, जो बोला जा रहा है उसको कर। अब मेरे से बहस कर रहा। नहीं, हम मूर्खों से बहस नहीं करते। सुना है ना एक, नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट। कभी भी किसी मूर्ख से बहस ना करो, क्योंकि पहले वो तुम्हें अपने स्तर पे लाएगा और उस स्तर पे वो चैंपियन है। तो उसको मैंने 1 बार 2 बार 3 बार समझाया, जब नहीं समझ में आया तो मैं पत्थर पे सिर नहीं फोड़ूंगा, मैंने उसको त्याग दिया। मैं भाग ऐसे, तेरे पीछे मैं टाइम बर्बाद करूं उससे अच्छा है, मुझको दिख रहा है कि तू गलत रास्ते पे, मतलब तेरी गाड़ी पटरी से डगमगा रही है, समझा रहा हूं, तो मुझे ही ज्ञान दे रहा है। हमने कहा जब तुम पैदा हुए थे तब हम पढ़ा रहे थे नीट के लिए, तो मैंने कहा उन पे ध्यान दो जो बात फॉलो कर रहे हैं। फॉलोअर बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ सीखोगे। तुम्हें भी जीवन में सारा ज्ञान एक साथ नहीं मिलेगा, तुम्हारे जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग गुरु मिलेंगे। हर गुरु तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाएगा। मेडिकल कॉलेज में जाओगे, वहाँ भी बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं, आजकल थोड़े कम आते हैं लेकिन आते हैं। वहाँ जाके हमको मत मिस करना। अरे सर, होता है ऐसा,
मेडिकल कॉलेज में ना टीचर अच्छे नहीं होते हैं, लिख के ले लो। मैं स्टाम्प, मैं भी पढ़ा हूँ ना मेडिकल कॉलेज, मुझको मालूम है। मतलब अगर कोई एक सब्जेक्ट में अच्छा टीचर मिल गया तो तुम्हारा भाग्य समझ के उसके पैर धो लेना। मेडिकल कॉलेज में अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे। मेडिकल कॉलेज में किताब मिलेगी, वही तुम्हारा टीचर है, उसी से पढ़ो। तो इसलिए मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए बेसिक्स आपकी बहुत क्लियर होने चाहिए। वहाँ ऐसे कोई रेगुलर क्लास नहीं चलेगी। टीचर आएगा, देखेगा 100 लोगों की क्लास है, 20 लोग आए, अच्छा ठीक है 20 लोग आए हो, अटेंडेंस लगाओ जाओ। तो 20 लोग केवल अटेंडेंस के लिए आते हैं बस। उसको भी मालूम है कि मेडिकल कॉलेज में अगर वो पढ़ा देगा तो फिर वो पेशेंट कब देखेगा, क्योंकि उसका ड्यूटी पेशेंट देखना भी है, उसका पढ़ाने का लोड नहीं रहा। वही हालत रहती है मेडिकल कॉलेज में जो स्कूल में थी। जो स्कूलों में स्थिति थी ना, मेडिकल कॉलेज में वही स्थिति रहती है, रिपीट आएगी देखना। स्कूलों में भी अटेंडेंस के लिए जाते थे, मेडिकल कॉलेज में भी अटेंडेंस के लिए। लेकिन वहाँ भी तुम्हें गुरु मिलेंगे, सिखाने वाले मिलेंगे। ऐसे लोग तुम्हें खोजने पड़ेंगे जो तुम्हें सिखाएं। अपने आप आके कोई नहीं सिखाएगा। जैसे तो यहाँ तो हम लोग इतना हम लोग टेंशन लेते हैं ना तुम्हारे लिए कि अच्छा ये बात ये जान लो, ये पढ़ लो, ये समझ लो, ये क्वेश्चन कर लो। वहाँ दे डोंट गिव अ डैम, बोलेंगे भाड़ में जाओ। यही होता है। वहाँ तुम ये सोचोगे कि साफ बता दूं, यहाँ से अच्छी पढ़ाई मेडिकल कॉलेज में नहीं होती। पढ़ाई अब वहाँ अलग पढ़ाई है, लेकिन जो तुम सोचोगे कि वहाँ हमें टीचर अच्छे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। टीचर मिलेंगे ही नहीं, कि खुद ही पढ़ना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं जब कॉलेज में था तो मुझे 20 सब्जेक्ट में से, पूरे 5 साल में 20 सब्जेक्ट थे, 20 सब्जेक्ट में से मुझे 4 में अच्छे टीचर मिले, 4 पूरे 5 साल में। और 8 ऐसे थे जिनमें टीचर ही नहीं थे। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। बच गए कितने? 8 ऐसे थे जिसमें काम चलाऊ टीचर थे। काम चलाऊ मतलब वो खुद ही पढ़ के पढ़ा रहे हैं। अब जैसे कोई एमबीबीएस में अभी सिलेक्ट हुआ, या कोई एमबीबीएस अभी पास आउट हुआ, अभी तो हम पास आउट वाली बात नहीं करें, सेलेक्ट हुआ, या कोई पास आउट हुआ तुरंत आके एमबीबीएस कॉलेज में वो फैकल्टी बन जाए। एलिजिबिलिटी तो है मेडिकल कॉलेज में, अगर तुम एमबीबीएस किए हो तो तुम वहाँ एज ए फैकल्टी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन तुम अभी पास होके आए हो, जैसे तैसे तुम पास हुए हो, और अब तुम पढ़ा लोगे। और यही स्थिति रहती है इस फील्ड में भी। जो नए टीचर आते हैं, नया कोई टीचर आता है, वो पढ़ के आया, बीएससी, एमएससी, पीएचडी या मेडिकल फील्ड से आया, उसको हम दे दें कि भाई तुम जरा पढ़ाओ, तोते उड़ जाते हैं बहुत लोगों के। यहाँ खड़े होके पढ़ाने के लिए, वैसे तो बाकी जगहों पे तो आजकल वो बन गया है, एक प्रोग्राम बन गया है कि टीचर बनना है, आओ, ऐसा नौकरी जैसा हो गया है, आओ पढ़ाओ। और आता हो ना आता हो कोई मतलब नहीं, पढ़ाओ। पढ़ाते पढ़ाते 2-4-10 साल में सीख लेगा। तो जब ऐसे लोग 5-6 साल पार कर लेते हैं, कम से कम 6 साल, जैसे बॉन्ड क्लासेस में मैं बता रहा हूँ, बॉन्ड क्लासेस में अगर किसी को पढ़ाना हो, तुम लोग अगर सोच रहे हो अगर भविष्य में एमबीबीएस कर लो, तो कम से कम 5-6 साल का पढ़ाने का अनुभव जब हो जाएगा, तब यहाँ एंट्री मिलती है। फ्रेशर्स को बॉन्ड क्लासेस, देखो सीधी सी बात है, अगर हम फ्रेशर लाएंगे वो रिसर्च करेगा, और रिसर्च किसके ऊपर करेगा?
वो खुद सीखेगा। और किसके ऊपर सीखेगा? तुम लोग सीखने के लिए थोड़ी हो। यहां तो भाई रेस है, ये रेस है। तुम पहले दिन से, पहली क्लास से तुम्हें चाहिए एक्सपर्ट। हाँ, काहे बेचैनी हो रही भाई? मैं तो कह रहा हूं यहां जो पढ़ा दिया ना, उसको पढ़ के तुम छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में जाके स्टार टीचर बन जाओगे। स्टार टीचर क्या बन जाओगे? स्टार टीचर। वो बताया था नहीं, कभी गया है वहाँ अपने गांव, वहाँ पर बन गया है। हालांकि मैंने उसको पीटा है थोड़ा सा, बुला के एक दिन, है ना, थोड़ा ढंग से धोया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पढ़ाने के लिए जो तुम लोग इंस्टीट्यूट वगैरह सुनते हो ना, ये वाले बढ़िया वाले, यहाँ पताल और कौन कौन से हैं, तो कम से कम 5-6 साल अगर किसी ने पढ़ाया हो, तो मैं तुम लोगों से भी कह रहा हूँ और सभी से कह रहा हूँ यहाँ जो लोग सुन रहे हैं, कि कोई भी बॉन्ड में टीचर बन सकता है, बस बशर्ते शर्त ये है कि कम से कम 6 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोफेशनल का। नए फ्रेशर्स को हम नहीं लेते। कोई नया होगा ना, ये नया कोई फ्रेशर आएगा तो पहले 2-3 साल तो तुम्हारे डाउट पे बैठेगा, डाउट क्लियर करेगा 2-3 साल। जब 2-3 साल वो डाउट क्लियर कर लेगा, सबसे, जानते हो टीचिंग का सबसे कठिन काम क्या होता है? पढ़ाना कठिन नहीं होता। जिसको ये लगता हो कि पढ़ाना बहुत कठिन काम है, शारीरिक रूप से कठिन है पढ़ाना, 8-10 घंटे खड़े रहने पड़ते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कठिन नहीं है। नॉलेज है, प्रेजेंटेशन है, तुम पढ़ा लोगे। एक टीचर तब टीचर बनता है जब वो डाउट क्लियर करे। क्योंकि क्लास में 100 बच्चे हैं, कौन कब कौन सा टॉपिक पढ़ रहा है, आपके दिमाग में हर समय सारे टॉपिक घूमने चाहिए। कौन कब किस चैप्टर का डाउट लेके आ जाए, यू शुड बी एवर रेडी। पूरा सिलेबस एक समय आपकी, एक क्वेश्चन पे, मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन कोई बच्चा लेकर आता है ना, उस एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड में पूरा सिलेबस दिमाग में ऐसे राउंड घूम जाता है, पूरा सिलेबस। तो जो 2-3 साल डाउट बता लेता है, तब समझ में आ जाता है कि हाँ, अब इसका टॉपिक, अब इसका सब्जेक्ट तैयार हो गया। ये जो चौक लेकर, मार्कर लेकर बोर्ड पे पढ़ाना, ये सबसे फर्जी काम है। इसमें कोई टैलेंट नहीं है। ऑनलाइन देखते हो ना लोगों को, बहुत से अच्छे ऑनलाइन टीचर अगर यहाँ ले आके खड़ा कर देना, हालत पतली हो जाएगी। सबसे कठिन काम होता है ऑफलाइन पढ़ाना। ऑनलाइन में मैं बता रहा हूं, स्लाइड बना लिए हैं और सामने एक स्लाइड खुला हुआ भी है, और नहीं तो कई टीचर देखोगे ना, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं ऑनलाइन में। मैंने देखा, स्टूडियो जाके देखा उन्हें कि यहाँ चिपका लिया है पूरा सामने, इधर भी चिपका लिया, इधर घूमते गए, इधर से पढ़ के आ गए, हाँ बेटा ये लिखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर घूमते गए, इधर से पढ़ के आ गए। सबसे कठिन काम है ऑफलाइन पढ़ाना, और उससे भी कठिन है डाउट। हाँ, बहुत से टीचर होते हैं जो डाउट पे बैठने से कतराते हैं। नहीं बना तो बेइज्जती हो जाएगी। सही बात है ना? तो पढ़ाना ज्यादा कठिन वाला काम है या डाउट? डाउट। ये तो कोई भी कर लेगा। आए, चलो आगे बढ़ते हैं। फैगोसाइटोसिस, भक्षण की बात कर रहे हैं।
तुम लोग जो पेपर देते हो ना, टेस्ट तुम लोग देते हो, मैं तुम लोग को बता दूं, कोई टीचर आता है ना कि हमको अप्लाई करने के लिए, तो उसको वही पेपर जाता है जो तुम लोग को जाता है। जो तुम लोग को फाइनल फुल सिलेबस जो पेपर मिलता है ना, FT वाला, वही पेपर हम टीचर को भी दे देते हैं। हम ऐसा नहीं कि टीचर के लिए कोई अलग सा, नहीं, इसी को कर लो। और उसमें पासिंग क्या रहता है? 50%। उनसे वो भी नहीं बनता, 50% ही बहुत लोगों से नहीं बनता। तुम थ्योरेटिकली तो पास हो जाओगे। मैं इसलिए कहता हूं ना कि बच्चे जो होते हैं ना, जैसे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, वो इस समय सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो तुम लोग, क्योंकि हम तो एक ही सब्जेक्ट, हम तो इस समय एक ही सब्जेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट में है ना हमारा। तो तुम लोग इस समय हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो, क्योंकि तुम लोग चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हो और चारों में बैलेंस बनाए हो। तो हम सबसे, और तुम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान कौन होता है जानते हो? कक्षा 10वीं का लड़का। जो क्लास 10th स्टूडेंट होता है, उसको साइंस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, सब पढ़ना है। आज तुमसे अगर कक्षा 10 का क्वेश्चन पूछा जाए तो नहीं बनेगा, बन जाएगा। पानीपत की आखिरी जंग कब हुई थी बता? ज्यादा कहीं क्या, बन जाएगा। तो वो ज्यादा बुद्धिमान है। इसीलिए यूपीएससी में, ध्यान से सुनना, इसीलिए यूपीएससी में 10वीं तक का सिलेबस पूछा जाता है। मैथ्स वगैरह जो है 10वीं तक का पूछा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सिलेबस 10वीं तक होता है। अब तो खैर 12वीं भी इंक्लूड कर दिया, लेकिन अभी भी कई ऐसे एग्जाम हैं जहां पर 10वीं तक का सिलेबस पूछा जाता है और वही नहीं बनता। ठीक है। फैगोसाइटोसिस, भक्षण, ध्यान से सुनो। टाइम हो रहा है क्या? समय बलवान हो रहा है ना। चलो बस, अगली क्लास में इसको शुरू करेंगे। क्लास कितने बजे एंड होती है? 1 बजे एंड होती है ना। बट आओ वापस, आजा। ठीक है, चलो कल। क्या सैटरडे को क्लास?